गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। नबीर आस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कल मैंने आपको मेंडल का दूसरा नियम समझाया था, उसके बाद फिर आपको दो क्वेश्चंस दिए थे बेटा। पहला क्वेश्चन है कि मेंडल का तीसरा नियम किस प्रकार के संकरण पर आधारित है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा द्विसंकर संकरण। ये प्रश्न मैंने इसलिए दिया था क्योंकि एक विशेष प्रश्न है। मेंडल का केवल ये तीसरा नियम ही द्विसंकर संकरण पर आधारित है, जबकि पहला और दूसरा नियम जो था वो एक संकर संकरण पर आधारित थे। दूसरे नियम की व्याख्या मैंने आपको पिछली बार अच्छी तरह से पूरी करा दी और बता दिया था कि जब F1 पीढ़ी से संकर प्राप्त होते हैं और उस संतति का जब हम अर्धसूत्री विभाजन करते हैं तो विषम युग्मजी होने के कारण उनके जो युग्म विकल्पी हैं वो अर्धसूत्री विभाजन से अलग अलग हो जाते हैं और पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, जिसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। उसको मैंने आपको लक्षण प्रारूप जीन प्रारूपता क्लियर कराया था। आ जाएगा मेंडल का तीसरा नियम, स्वतंत्र अवयवन का नियम। मेंडल का तीसरा नियम। यह है अपना स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। स्वतंत्र अपव्यवन में क्या है, देखो आप, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, इसमें ये बताया गया है कि जब जीन एक साथ अगर हम 2 या 3 या ज़्यादा लक्षणों का अध्ययन करते हैं तो उनके जीन जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तो एक लक्षण की वंशान गति दूसरे लक्षण की वंशान गति से अप्रभावित रहती है और वो स्वतंत्र रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जैसे यदि बीज के फल और बीज की आकृति इन दोनों को एक साथ ले लिया जाए तो ज्ञात होता है कि बीज का जो रंग है उसका बीज की आकृति से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे बीज की आकृति गोल और झुर्रीदार 2 कंडीशन में होती है और बीज का रंग होता है पीला या हरा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पीला झुर्रीदार के साथ जाएगा कि पीला गोल के साथ जाएगा। पीला हरा जो रंग है, रंग का जो जीन है वो जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसको बीज की आकृति से कोई लेना देना नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से जाता है। उनका जो कॉम्बिनेशन है, जैसे पीले बीज की बात करूं तो पीले बीज का कॉम्बिनेशन गोल बीज के साथ भी बनेगा और झुर्रीदार बीज के साथ भी बनेगा। उसी तरह हरा जो बीज है हरे रंग का, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो गोल बीज के साथ भी बनेगा
और जोड़ीदार बीज के साथ भी बनेगा। यानी आपने जब देखा कि यहाँ पर बीज का रंग बीज की आकृति से कोई लेना देना नहीं है, उसका दोनों के साथ ही समझौता हो रहा है, दोनों के साथ ही कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि गोल बीज होगा तो निश्चित है वो हरा ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर गोल बीज है तो पीला भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है। उसी तरह झुर्रीदार बीज भी पीला भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है। तो इससे एक निष्कर्ष निकल के आता है कि एक लक्षण की जो जीन एक जोड़ी है वो अलग अलग हो जाते हैं और दूसरे लक्षण के जीन से उनका कोई मतलब नहीं होता। स्वतंत्र रूप से पृथक होकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते रहते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक गमन करने के कारण ही इसको बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्योंकि स्वतंत्र जा रहा है, फ्री कंडीशन में जा रहा है। इसको समझने के लिए एक प्रयोग है जिसे आपको समझाएंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप, तो हेडिंग डाल लीजिएगा। मेंडल का यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। मेंडल का यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार यदि दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों वाले लक्षणों युक्त पादपों को संकरण करवाया जाता है। मेंडल का यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार यदि दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों को संकरण करवाया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी एक लक्षण की वंशागति का
दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो स्वतंत्र रूप से गति करेगा। लिखो ये, अर्थात प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी दूसरे लक्षण के युग्म विकल्पियों से पृथक होकर, पृथक रहकर स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं, गमन नहीं करेंगे, ये स्थानांतरित, दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस नियम को स्वतंत्र अभिवन का नियम कहते हैं। दोबारा समझिएगा, मेंडल का यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार यदि दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों को संकरण करवाया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी दूसरे लक्षणों के युग्म विकल्पी से पृथक रहकर स्वतंत्र रूप से में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस नियम को स्वतंत्र अभिवन का नियम कहते हैं। इस नियम को समझने के लिए भी हमें एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। उस एक्सपेरिमेंट की सहायता से ये नियम एकदम क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए इसको उतार लीजिएगा, फिर एक्सपेरिमेंट कराते हैं हम आपको। तो आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा, तो इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए देखिएगा बेटा। इसके लिए हमें दो लक्षणों को लेके प्रयोग करना होगा। जैसे कि हम अगर प्रयोग कराएं पीले गोल बीज का झुर्रीदार
हरे बीज के साथ करा रहे हैं। तो देखिएगा इसके लिए यदि समयुग्मजी पीला व गोल बीज वाले पादप का गोल व पीले बीज वाले पादप का हरे झुर्रीदार बीज वाले पादप के साथ संकरण करवाते हैं। संकरण करवाते हैं तो निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं। देखिएगा यदि समयुग्मजी पीला और गोल बीज वाले पादप का हरे झुर्रीदार बीज वाले पादप के साथ संकरण करवाते हैं तो निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले जनक पीढ़ी यानी P1 में लिया है आपने पीला व हरा, पीला व हरा, सॉरी पीले व गोलाकार, इसका संकरण किसके साथ करा रहे हो आप? हरे व झुर्रीदार के साथ। हरे व झुर्रीदार के साथ जब आप संकरण करा रहे हो तो पीला है इसलिए कैपिटल वाई, गोलाकार है इसलिए कैपिटल आर, और मैंने बताया था अप्रभावी में इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे स्मॉल वाई स्मॉल आर। इतना करने के बाद फिर इसका क्या बनाओगे आप? अर्धसूत्री विभाजन। क्या करेंगे इसका? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। जब इसका अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तो अलग अलग हो जाएंगे। इधर कैपिटल वाई, इधर कैपिटल वाई, इधर आर, इधर आर। इसी तरह इसमें स्मॉल वाई, स्मॉल आर, और ये आपने क्या प्राप्त कर लिए? युग्मक। ये वही पहला वाला प्रोसीजर चल रहा है। युग्मक प्राप्त होने के बाद फिर इसमें जब आप क्रॉस कराओगे तो इसकी कंडीशन देखिएगा इस तरह से होगी। बाई का बाई के साथ कराते हैं, आर का आर के साथ कराते हैं। बाई को आर से कोई लेना देना नहीं है, तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, पहले कैपिटल बाद में स्मॉल। इसी तरह आर का कराओगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका संयोग जिस तरह से इसके साथ हुआ है उसी तरह से इसका संयोग इसके साथ भी हो सकता है। तो इसके संयोग के लिए देखिएगा आप कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर।
जिस तरह से इसका कॉम्बिनेशन है सेम टू सेम वही इसका दूसरा पेयर भी बनाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये इसके साथ भी बनाएगा कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर। और इस तरह से आपको ये जो प्राप्त हो गई ये प्राप्त होगी बेटा F1PD। लेकिन इस F1PD में आपने क्या देखा कि सारे के सारे जो पौधे हैं इनमें कैपिटल वाई भी है कैपिटल आर भी है। इसका मतलब कैपिटल वाई स्मॉल वाई के प्रभाव को दबा देगी और कैपिटल आर स्मॉल आर के प्रभाव को दबा देगा। तो सभी पौधे आपको यहाँ नोट डाल के लिखिएगा F1PD में सभी पौधे अशुद्ध पीले व गोलाकार बीज वाले प्राप्त होते हैं। जीन हरे का और झुर्रीदार का भी है लेकिन वो अप्रोवा भी है इसलिए अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। एक बार इसको जल्दी से उतार लीजिएगा नोटबुक में। उतार लिया होगा आपने। इसके बाद नेक्स्ट तो आपने ये उतार लिया होगा बेटा। अब F1PD के बाद अब हम F2PD जब प्राप्त करेंगे देखिएगा क्या होगा बेटा। F2PD के लिए देखिएगा तो F1PD से जो आपने प्राप्त की थी जनक जो प्राप्त हुए संतति इसको जनक 2 के रूप में काम में लोगे। जनक ये P2 हो जाएगा। अभी आपने कॉम्बिनेशन जो प्राप्त किए थे बेटा वो इस तरह से थे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। एक दूसरा था कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। वही इसमें भी अपन क्या करेंगे अर्धसूत्री विभाजन करेंगे लेकिन 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन बनेंगे इसमें। ये आपने किया अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर आपको थोड़ा माइंड यूज करना पड़ेगा बेटा। बच्चे यहाँ गलती करते हैं। तो देखो बेटा पहले कैपिटल वाई तो कैपिटल आर भी आ सकता है या कैपिटल वाई है तो स्मॉल आर आ सकता है। इसी तरह स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर आ सकता है और स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर भी आ सकता है। मैंने कहा था स्वतंत्र रूप से जाते हैं उन्हें कोई लेना देना नहीं है दूसरे लक्षण से तो आ सकता है। वो यहाँ कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर आ सकता है, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर आ सकता है, स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर और स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर। इस तरह से आपको 4 प्रकार के युग्मकों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। और इन्हीं युग्मकों में जब अपन क्रॉस कराएंगे तो देखिएगा किस तरह से एक चार्ट बनकर आएगा सामने। इस तरह से एक चार्ट बनाना पड़ेगा आपको जिसे चेकर बोर्ड बोलते हैं। यह है आपका चेकर बोर्ड। यहाँ पर युग्मक जैसे कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। जैसे ये मान लो नर युग्मक हैं तो इधर कौन से लिख दोगे आप मादा। युग्मक सेम ही हैं।
तो जिस तरह से आप लोग मल्टीप्लाई करते हो, गुणा करते हो, सेम वैसे ही गुणा इसमें कर देना है। बस ध्यान रखना है कैपिटल पहले और स्मॉल बाद में। बाई का बाई के साथ करेंगे और आर का आर के साथ। पहले इसका मैं इसके साथ करूँगा, देखो बाई का बाई के साथ करूँगा, दोनों कैपिटल बाई हैं। फिर आर का आर के साथ करूँगा, दोनों ही कैपिटल आर है। इसी तरह इस बाई का जब इस बाई के साथ करूँगा, दोनों कैपिटल बाई हैं। आर का जब आर के साथ करूँगा तो पहला कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है। इसी तरह इन सबके साथ इनका मल्टीप्लाई होता जाएगा और इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बनके आपके सामने प्रकट हो जाएगा। देखिएगा इस तरह से, वही कैपिटल वाई, कैपिटल आर पहले आएगा और स्मॉल आर क्या आएगा बाद में। ये ध्यान रखना है, बस इसमें समझने की चीज़ यही है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोनों वाई। इसको देखिएगा आप, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोनों ही कैपिटल है। यहाँ दोनों वाई स्मॉल आ जाएंगी और कैपिटल दोनों आ रहे हैं। यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल। यहाँ देखिएगा दोनों ही स्मॉल वाई होंगी और दोनों ही स्मॉल आर होंगे। केवल एक ही कॉम्बिनेशन ऐसा है जो ये स्थिति वाला बनेगा। अब इसमें समझना कैसे है, देखिएगा मैंने बताया था अगर कैपिटल वाई है तो निश्चित है बीज कैसा होगा, पीला। जहाँ भी कैपिटल वाई है पीला लिख दो, पी। एक भी दिख रहा है तो पी आ जाएगा, सीधा सीधा। एक भी कैपिटल वाई है पी लिख दो, सबसे पहला काम यही कर दो आप। ये जो कंडीशन है इसमें दोनों ही बाई कैसी है, स्मॉल है, इसलिए ये कैसा आ जाएगा, हरा। इसके बाद आता है बीज का आकृति। तो जहाँ भी कैपिटल आर दिख रहा है गोलाकार लिख दो आप। अब ये पूरा भर गया, ये कवर हो गए हैं। इसमें स्मॉल आ रहे हैं इसलिए कैसा होगा, ये झुर्रीदार। यहाँ भी दोनों स्मॉल आ रहे हैं तो किस बन गया, झुर्रीदार। यहाँ भी दोनों स्मॉल आ रहे हैं, ये भी झुर्रीदार और ये भी झुर्रीदार। तो इस तरह से चार्ट आपके सामने बन के आया। तो आप इसके दो लक्ष्य प्रारूप जो है, पहला है लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप 9:3:3:1। इसका जो जीन प्रारूप है मैंने आपको पहले भी याद करने का तरीका बताया था कि आप लिखिएगा 12-24, 12-24, 12-12 और 1, और इसके बाद सभी में अनुपात का साइन बना दीजिएगा। तो ये इसका जीन अनुपात प्राप्त हो जाएगा। तो आज आपने इतना समझा तो पहले इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा ढंग से, और चार्ट को एक बार दोबारा बना के देखें। उतार लो इसको अपनी कॉपी में। आज आपने इतना समझा, इसमें से कुछ मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ,
वो देखो बेटा आप, ये बड़ा है लेक्चर है, थोड़ा तो इसको ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। चार्ट को 2-3 बार बना के देखेंगे आज ही, तब सीख पाओगे आप। अगर आज नहीं बनाया तो आप फिर भूल जाओगे। तो आप इसमें से 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, आप उनको आप हल करेंगे। जैसे पहला है मेंडल के तीसरे नियम की व्याख्या कीजिए। और दूसरा प्रश्न, मेंडल के तीसरे नियम का जीन प्रारूप लिखिए। इन दोनों प्रश्नों को आप हल करेंगे। और आज के लिए बेटा आपको इतना ही, धन्यवाद।